शिकायतें तो बहुत हैं इस ज़माने से, मगर किससे शिकायत करूं। लोग मदद करने के बजाय शोषण पहले करते हैं। ये शब्द हैं रेणु जी के, जो बताती हैं कि उनके यहाँ ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि लोग इस तरीके से उनके बारे में बोल देते हैं कि क्या तुम मेरे साथ एक रात बिताओगे, क्या तुम मेरे साथ एक रात के लिए चलोगी, एक रात के तुम पैसे बताओ कितना लोगी। यानी ऐसे ऐसे शब्द लोग बोलते हैं कि बेचारी चुपचाप रह जाती है और कभी कभार उनको भगा भी देती है अपनी उस दुकान से। तो चलिए आपको पूरी अपबीती रेणु जी की हम बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता पिता भी अच्छे से होंगे। दोस्तों, ये अपबीती खुद हमें रेणु जी ने भेजी है और बताती हैं कि कैसे वह सत्य के साथ में जाने लगीं और कैसे एक लड़के से उनकी मुलाकात होती है और फिर कैसे उनका जीवन बदला और उससे पहले उनके जीवन में कितने कष्ट थे। पूरी सच्चाई उन्होंने इस वीडियो में बताई है। दरअसल रेणु जी जो है ना, हाथरस की रहने वाली हैं। हाथरस में ही अपने माता पिता के साथ इनका एक छोटा भाई भी है। एक सड़क के किनारे झोंपड़पट्टी में रहती हैं। उसी झोंपड़पट्टी में ये सभी लोग लोहार का काम करते हैं। काम में जैसे कि घर के जो महिलाओं के जो किचन के लोहे के सामान होते हैं वो बनाती हैं, और जैसे कि किसान के होते हैं लोहे के सामान, जैसे फावड़ा हुआ, खुरपी हुई, तवा हुआ, चिमटा हुआ, यानी इस तरीके से ये हंसिया हुआ बनाती हैं और इनको बेचती हैं, और उसी से जो पैसा आता है उस पैसे से ही अपना खर्च चलाती हैं। और रेणु जी के जो पिताजी हैं वो हमेशा बीमार ही रहते हैं। दरअसल उनको सांस की बीमारी है, तो इस वजह से वह बेचारे कोई काम भी नहीं कर पाते हैं। थोड़ा काम करते हैं और थक जाते हैं, और जब भी कभी वह भट्टी पर बैठती हैं तो थोड़ी देर काम करके ही बेचारे थक जाते हैं और फिर आराम करने के लिए चले जाते हैं। और सांस की बीमारी में उनका काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ है, और जितना वे लोग कमाते हैं वो उस कमाई का लगभग 70% खर्चा उनकी दवाई में ही निकल जाता है रेणु जी के पिताजी के, क्योंकि इतना पैसा भी नहीं है जो है वो एक अच्छे हॉस्पिटल में उनके अपने पिताजी का इलाज करवा सकें। जितना पैसा वह कमाती हैं उसका पूरा पैसा वह लगाती रहती हैं इलाज में ही। तो ऐसे ही उनका यहाँ ये जीवन रूटीन चल रहा था। और उस समय जो है ना, रेणु जी 17 साल की हो गई थी और इतनी सुंदर दिखती है कि जिसकी भी नज़र उसकी ऊपर पड़ती थी तो उसकी नज़र हटती ही नहीं थी। वह बिना मेकअप के भी परियों को फेल करती थी। तो लड़की को देखकर ही ज़्यादातर लोग उसकी दुकान पर आते थे और जो है ना सामान खरीदते थे। तो कुछ लोग ऐसे कमीने टाइप के आते थे कि उसकी लड़की को थोड़ा उल्टा सीधा बोलते हैं और उसको बड़ी गंदी नज़र से देखते हैं। और कुछ लोग तो इस घटिया किस्म के भी आते हैं कि उससे कहते हैं कि एक रात का तुम कितना लोगे, चलो वो मैं पैसा आपको मुँह मांगा दूंगा, लेकिन एक रात के लिए मेरे साथ चलो। कुछ लोग ऐसे आते हैं, बोलते हैं कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी मतलब इस नरक से स्वर्ग में ला दूंगा, ऐसा काम लगवा दूंगा जहाँ पर तुम पूरा आनंद लोगे और जीवन भर खुशी रहोगे। यानी इस तरीके के घटिया लोग उसके यहाँ पर आते हैं। वो बेचारी चुपचाप रहती है, कभी बार अपने पिताजी से भी बोलती है तो पिताजी बेचारे बीमार रहते हैं, वो कर भी कह सकते हैं। और माँ से जब बोलती है तो माँ उन लोगों को भजा देती है। तो ऐसे ऐसे लोग उनके यहाँ आते हैं सामान खरीदने के लिए। तो इसी तरीके से उनका ये रूटीन चल रहा था। धीरे धीरे समय और गुजरा। तो एक दिन की बात है, जब वह अपनी उस कुटिया को बंद करने वाली थी, काम को बंद करने वाली थी, तो एकदम सामने से एक बुलेट आती है। बुलेट से एक लड़का उतरता है जो लगभग 23 साल का होगा और लंगड़ा करके उनके पास में आता है। यानी थोड़ा पैर से वह लंगड़ा था, तो लंगड़िया करके ही वह धीरे धीरे आता है और कहता है कि मैडम जी, आपके पास 3 खुरपी और एक फावड़ा हो तो मुझे दे दो, मुझे घर ले जाना, नहीं तो मेरे पापा मुझे बहुत डांटेंगे। मैं आया था उसी काम के लिए, लेकिन अपना कोई काम याद आ गया तो मैं अपना वो काम करने चला गया, और पापा ने जो सामान बताया था फावड़ा और ये खुरपी, उनको लाना मैं भूल गया। लेकिन जब अभी मैंने आपकी ये दुकान देखी, ये भट्टी देखी, तो मुझे याद आ गया कि हाँ आपके यहाँ मिल सकता। तो रेणु जी ने फिर जो है ना उसे 3 खुरपी और एक फावड़ा दे दिया और उससे पैसे ले लिए और फिर वह लेकर के चला जाता। सुबह हुई, जब रेणु जगी, अपनी कुटिया को खोला तो वह देखती है कि बाहर एक सोने की अंगूठी चमचमाती हुई उसके भट्टी के पास में पड़ी थी। वह उस अंगूठी को उठाती है और साफ करती है तो देखती है कि वह सच में ही सोने की अंगूठी है। और वह सोचने लगती है कि आखिर ये अंगूठी किसकी हो सकती है, कौन यहाँ पे डाल गया होगा, कोई पता नहीं किसकी हो। अगर कोई आएगा तो चलो उसको
बाद में दे देंगे, अभी इसको रख दे। धीरे धीरे समय ढलने लगा, दिन के करीब 1 बजने को हुआ तो फिर वही लड़का जो रात को दुकान पे आया था वह आता है, मोटरसाइकिल से उतरता है और कहता है कि मैडम जी, रात को मैं जो है ना आपके यहाँ से खुरपी और एक फावड़ा ले गया था, तो शायद मेरी हाथ से अंगूठी निकल कर के आपके यहाँ पर गिर गई है, अगर आपको मिली हो तो आप मुझे प्लीज़ दे, वो मैंने बड़ी मेहनत करके बनवाई। तो लड़की समझने लगी कि मेहनत क्या चीज़ है, कैसे मेहनत से पैसा कमाया जाता है, तो वह जानती है। तो फिर उसने लड़की ने कहा कि सच में आपकी अंगूठी गिर गई थी? तो लड़के ने कहा हाँ, सच में गिर गई थी। तो मुझे एक बार फ़ोटो दिखाओ कैसी आपकी अंगूठी है। तो फिर वह फ़ोटो में देखती है मोबाइल के अंदर, तो और फिर अंगूठी उठा कर के लाती है, तो दोनों को मिलाती है कि एक जैसी हैं कि नहीं हैं, तो वो दोनों एक जैसी थीं। तो वह समझ गई कि हाँ, ये अंगूठी इनकी है, तो उसने वह अंगूठी उनको पकड़ा दी। तो लड़का भी यह सोचने लगा कि ये लड़की अंगूठी कैसे दे सकती है, क्योंकि आज के ज़माने में ईमानदार लोग ना मिलना मुश्किल है। तो इसने बड़ी ईमानदारी से अंगूठी हमें पकड़ा दी, कुछ न कुछ रहस्य ज़रूर है, ज़रूर ये कुछ न कुछ इसके मन में चल रहा है, या फिर ये कुछ न कुछ सोच रही है। तो उस लड़के ने पूछ ही लिया कि आपने आखिर मुझे ये अंगूठी क्यों दे दी है? आप चाहती तो इसे रख भी सकती थी, मुझे बताती भी नहीं, चोरी भी कर सकती थी, क्योंकि आपके यहाँ पर गिरी है। तो लड़की ने कहा कि देखो, आपने कहा ना कि मैं मेहनत से ये अंगूठी बनवाई है, मेहनत मैं भी करती हूँ, तो मैं जानती हूँ कि लोग मेहनत से कैसे कमाते हैं, खाते हैं और कैसे धन को जोड़ते हैं। तो मैं आपकी बात को समझती हूँ। अब फिर आपकी ये अंगूठी है, किसी का अगर 1 रुपया भी यहाँ पर गिर जाता तो मैं वो भी उसे लौटा देती हूँ, मैं अपने पास नहीं रखती हूँ। तो लड़का समझदार था, तो थोड़ी और बातें करने लगा। तो वह पूछने लगा कि ये आपके पिताजी क्यों पड़े रहते हैं, क्या ये बीमार हैं? तो रेनू ने कहा कि हाँ, मेरे पिताजी बीमार रहते हैं, मैं और मम्मी यही काम करती हैं, मेरा छोटा भाई वो पढ़ने जाता है, और जिससे जो पैसा कमाई का आता है वो लगभग 70% मेरे पिताजी के इलाज में चला जाता है, और इस वजह से मैं पढ़ भी नहीं पाई हूँ। मेरे पिताजी को सांस की बीमारी है, तो इस वजह से बेचारे थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, और जैसे ही काम करते हैं तो थक जाते हैं, तो उस वजह से वो आराम ही करते हैं और दवाई उनकी चलती रहती है, कभी ठीक नहीं रहते। तो लड़के ने कहा कि अगर मैं आपको एक सलाह दूं तो आप मानोगे? तो लड़की ने कहा, रेनू ने कहा हाँ, ज़रूर मानेंगे, अगर आपकी सलाह अगर होगी ऐसी मानने लायक ज़रूर मानेंगे। उस लड़के ने कहा कि देखो, मेरी माँ थी, माँ भी बहुत बीमार रहती थी, उसे एक पता नहीं कैसी बीमारी थी कि उसके शरीर से कभी बुखार ही नहीं निकलता था, हमेशा थकावट ही रहती थी। लेकिन फिर मैं सत्य के साथ में अपनी माँ को लेकर के गया, कुछ दिन सत्य का साथ सुना, मैं भी गया, तो मेरे अंदर भी चेंजिंग आई और मेरी माँ भी बिल्कुल अब स्वस्थ हो। मुझे सत्य के साथ में जाते हुए आज 6 साल हो गए और मेरी माँ भी अब बिल्कुल स्वस्थ। तो लड़की सोचने लगी कि इलाज में भी बहुत पैसा खर्च करा दिया, चलो एक बार चलते हैं। तो लड़की ने कहा कि ऐसा तो नहीं वहाँ पर पैसा खर्च होता हो, पैसा मांगते हो वहाँ पर आपके ये बाबा जी। तो उस लड़के ने कहा कि देखो, मैं नारायण साकर ही जी के सत्य के साथ जुड़ा हूँ, वहाँ पर 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। वहाँ पर जो प्रभु वचन बताते हैं, अगर आप उन वचनों को मानोगी तो आपके जीवन में सफलता होगी और कभी भी आपके पिताजी बीमार नहीं रहेंगे, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, मेरा यकीन करो। वहाँ पर आपका बस किराया खर्च होगा और कुछ नहीं। तो लड़की ने कहा तो ठीक है, अब हम चलेंगे। तो कुछ दिनों बाद जब वहीं पर सत्य का साथ हुआ, हाथरस में ही, तो वह फिर अपने पिताजी को लेकर के सत्य के साथ में जाती है। प्रभु के वचन उसे अच्छे लगे, मन को मोहक लगे और बड़े प्रेम से वह सुनी उसने, और पिताजी ने भी उसके सुने। तो लगातार वह सत्य के साथ में फिर गई, जितने दिन तक सत्य का साथ वहाँ पर हुआ वह लगातार वहाँ पर गई। प्रभु के वचनों को दिमाग में, और उनके पिताजी के स्वभाव में थोड़ा चेंजिंग आ गया, धीरे धीरे वह स्वस्थ से होने लगते हैं। अब जहाँ कहीं भी सत्य का साथ होता है तो वह अपने पिताजी को लेकर के सत्य के साथ में चले जाती हैं, कई बार अपनी माता जी को भी भेज देती हैं सत्य के साथ में। तो इसी तरीके से सत्य के साथ में जाने लगी और अपना जो काम करती थी उस झोंपड़ी में वहाँ पर, तो वह अपना काम भी करती है, काम करके वह सत्य के साथ में जाती हैं। धीरे धीरे समय और गुजरा, लगभग 1 साल बीत जाती है। तो अब रेणु जी के पिताजी को चिंता होने लगती है कि मेरी बेटी जवान भी हो गई, अब उसकी शादी की जाए। तो एक बात बता, रेणु जी, जो लड़का यहाँ पर आया था पहली बार, जब उसने बताया था कि सत्य के साथ में जाने से उसके पिताजी को भी फ़ायदा होगा, फिर हम लोग गए, मैं भी ठीक हो गया, तो उस लड़के से मेरी मुलाकात करा सकती है, ये बता, अगर मैं उसके साथ तेरी शादी करवाऊँ तो तू क्या राज़ी होगी? तो रेणु जी ने कहा कि पिताजी, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, आपकी बात को हम कभी नहीं टाल सकते हैं, क्योंकि आपने मुझे संस्कार दिए, हम मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, किसी की बेईमानी करके नहीं खाते हैं। पिताजी को भी बहुत खुशी हुई
तो फिर उन्होंने कहा कि चलो उस लड़के को बुलाओ, मैं उससे मिलता हूँ। तो फिर उसके पिताजी उस लड़के से मिलते हैं और कहते हैं तो प्रवीण एक बात बताओ कि क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? तो प्रवीण ने जवाब दिया कि अंकल जी देखो, मैं तो हूँ एक पैर से अपाहिज, विकलांग हूँ, तो आप मुझे अपनी बेटी क्यों दोगे? आपकी बेटी सुंदर है, सुशील है, आपको बेहतर से बेहतर लड़के मिल जाएंगे। हालांकि मैं अच्छा कमाता हूँ, दिखने में अच्छा लगता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी अच्छी लड़की को अपने साथ बांध लूँ, अपने साथ शादी कर लूँ। ऐसा अन्याय हम नहीं कर सकते। अगर आप मुझे पसंद करते हो, अगर आपकी लड़की ना मुझे पसंद करे तो उसमें फिर मैं क्या के? तो रेणु जी के पिताजी ने कहा कि मेरी बेटी ने ही भेजा है मुझे, कि उनसे पूछ लो पहले कि वो मुझसे राजी होंगे कि नहीं होंगे, तभी मैं आपसे पूछने आया हूँ। तो उस लड़के ने कहा प्रवीण ने, तो मैं पहले अपने घर पे सलाह मशवरा कर लेता हूँ, अपने घर वालों से पूछ लेता हूँ, तब सोचते हैं, तब आपको बताते। तो फिर वह घर जाता है, घर में सारी बात बताता है। तो घर वाले भी जानते हैं कि हम तो लोग सत्य के साथ से जुड़े हुए हैं, प्रभु की वाणी को सुनते हैं, प्रभु के वचनों को मानते हैं, तो हम जात धर्म नहीं मानते और ना ही कोई ढोंग पाखंड मानते हैं। बस लड़की हमें मिल जाए, अच्छी हो, सुशील हो, सुंदर हो, हम उसे ब्याह कर लेंगे। तो फिर उसके घर वाले भी राजी हो जाते हैं प्रवीण की, और फिर उन दोनों की सत्य के साथ में ही शादी हो जाती है। जब शादी उनकी हो गई तो सत्य के साथ में फिर वो दोनों लोग जाने लगते हैं। धीरे धीरे समय और गुजरा, तो फिर रेणु जी भी सत्य के साथ में सेवादार की ड्यूटी करने लग जाती हैं। अब वह दोनों लोग सेवा करते हैं और उनके घर वाले भी, जो लोग सत्य के साथ में जाते हैं, वही भी सेवा करते हैं। उम्मीद है हमें कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। यदि आप भी ऐसी कोई घटना जानते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस कहानी को लेकर के जरूर आएँ। धन्यवाद।